हमने लास्ट क्लास में को टर्मिनल एंगल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ये जो हमारा पहला वाला सवाल था जिसमें हमने को टर्मिनल एंगल्स मालूम करने थे, वो सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना था, जो कि हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना था। यहाँ पर हमने स्टॉप किया था अपने लास्ट लेक्चर को। तो हमने कहा था कि पहले हम क्वाड्रेंट्स का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो लफ्ज़ क्वाड्रेंट है, ये पहले समझा देता हूँ आपको कि क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं या आप ज्योमेट्री कर रहे हैं या आप ग्राफ्स कर रहे हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों में क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं क्वाड्रेंट? ये जो लफ्ज़ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या होता है? ये कहते हैं ना, क्वाड जो है, क्वाड, इस क्वाड का मतलब ये फोर होता है। ठीक है, फोर, क्वाड का मतलब होता है फोर। तो ठीक है। अच्छा भाई, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि क्वाड्रेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जो लव क्वाड है इसका मतलब ये फोर होता है। क्वाड्रेंट्स हम कहते हैं जब आप सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्किल का जो एक चौथाई हिस्सा होगा ना, यानी आपने एक सर्किल ड्रॉ किया और इस सर्किल को चार पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक पार्ट होगा इसका, ये एक पार्ट, ये वाला, ये कहलाएगा इसका एक क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी एक चौथाई हिस्सा, क्या करें, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्किल। तो एक चौथाई हिस्सा जो होगा किसी भी सर्किल का, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पर लिखी हुई एक बात कि अ सर्किल हैज फोर क्वाड्रेंट, यानी एक सर्किल के चार क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, टोटल सर्किल जो है जब आपने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसका मतलब उसके कितने बन गए, चार क्वाड्रेंट बन गए। ठीक है। और एक क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्किल, यानी सर्किल का जो वन फोर्थ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब हमारे पास यहाँ पर देखिए आपको एक सर्किल बना हुआ नजर आ रहा है, इसे मैंने रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। तो हमारे पास टोटल चार क्वाड्रेंट होते हैं, और हम क्वाड्रेंट को स्टडी करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आप रीड आउट करना शुरू कर दें कि ये सर्किल है, इसको हमने चार पार्ट में तोड़ दिया तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे नहीं, क्लॉकवाइज नहीं जाना है आपने, आपने जाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे आपने मूव करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो इस वाले के बजाय कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, 1 2 3 और 4, आपको ऐसे आना है 1 2 3 4। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है आपके पास, ये दूसरा क्वाड्रेंट है आपके पास, ये तीसरा क्वाड्रेंट है आपके पास, और ये चौथा क्वाड्रेंट है आपके पास। ठीक है, चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे सर्किल में। अब क्या होता है कि जब सर्किल की बात करते हैं, आपको सर्कुलर सिस्टम में मैंने पढ़ा है, रेडियन वाली चीज आपको याद है सबको, सर्कुलर सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल में पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, यानी हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ये वाला साइड जाहिर है क्या होगा, पॉजिटिव का, और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव का। आप सबने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हमेशा हमें पता है कि हमारे पास एक साइड एक वक्त में पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव मानता हूँ जो कि आपकी राइट वाली है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ऑपोजिट वाली होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सेम ऐसे ही जब आप वाई ड्रॉ करेंगे, वाई वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी वर्टिकल वन होती है, वर्टिकल लाइन होती है आपकी, इसमें भी आपके पास ये वाला अप वाला जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई, और डाउन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन मीट कर रही होंगे उसको आप कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस मीट कर रहे होंगे वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये पहचानना है कि यार यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे होंगे, कहाँ पर, किस पॉइंट पर कौन से एंगल बन रहे होंगे। तो मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल जो एक्स एक्सिस है, यहाँ से बंदा चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था ना, तो ये मान लो कि ये क्या है, किसी आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो इसने एंगल कवर किया, अभी तो कोई एंगल कवर किया ही नहीं है ना, क्योंकि अभी तो ये सर्किल में मूव होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का। समझिएगा इस बात को गौर से, कि एक्स एक्सिस पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट पर, जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से समझाता हूँ, ब्लैक से, कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर जो इसका एंगल होगा, क्योंकि अभी इसने कुछ चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो इसने कोई एरिया स्वैप नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ भी जो क्या कहते हैं आपकी रोटेशन है वो इसने कवर नहीं करी है, तो उसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, चलते 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 ये कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया, जो कि आपका पॉजिटिव वाई वाला पॉइंट जिसको मैंने कहा हुआ, इस पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है। और इस पॉइंट पर जब ये पहुंच गया, इसने इतना एरिया कवर कर लिया, मतलब एंगल कितना कवर हो गया यहाँ से लेकर, ये इसकी फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ये इनिशियल साइड है, और ये आपकी क्या हो गई, टर्मिनल साइड हो गई। ये वाली जो रे है ये क्या हो गई, टर्मिनल साइड हो गई। ठीक है, ये वाला जो एक्सेस है ये आपका टर्मिनल हो गया, और ये वाला जो हो गया ये आपका क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो इसने इतना एंगल ये चले गया। तो इस एंगल को देख करके आपको याद आ जाएगा ये कौन सा है, राइट एंगल है हमारे पास। तो यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो एंगल कितना कवर हो गया, 90 डिग्री का एंगल कवर हो गया। फिर ये चला 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 सर्कुलर में चला, और ये घूमते घूमते कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये गया तो इसने टोटल 180 डिग्री कवर कर लिया, यानी 180 डिग्री कवर कर लिया इसने। ठीक है। उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये इस पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 270 डिग्री।
और जब ये यहाँ से चलेगा यहाँ पर आ जाएगा वापस से अपने उसी पॉइंट पर आ गया कि जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर इसने टोटल एक सर्कल के बाद कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। इस बात को गौर से समझेंगे कि जब इसने स्टार्ट किया था, जब ये चला था ही नहीं सर्कुलर में, सर्कुलर मोशन से स्टार्ट की थी, जस्ट स्टार्ट की थी, तो उस पॉइंट पर इसका कितना एंगल था, 0 डिग्री था। ठीक है, और जब ये एक सर्किल कंप्लीट करके आ गया, मतलब इसने क्या कर ली, एक रोटेशन कर ली, तो एक रोटेशन के बाद ये जो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री वाला ही एंगल, वो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। यानी इससे ये साबित हुआ कि एक पॉइंट एक एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता, और यही चीज हमने को टर्मिनल एंगल में सीखी थी कि एक पॉइंट पर डिफरेंट एंगल जनरेट हो सकते हैं। हमने कहा था ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें कि 55 का 55 डिग्री का जो को टर्मिनल होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा सर 415 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक रेवोल्यूशन के बाद, एक रोटेशन के बाद, जब ये इसी 55 वाले डिग्री पे वापस आएगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने कह दिया कि ये 55 डिग्री है, ठीक है, अब जब ये एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आएगा, तो 360 डिग्री यानी पूरा का पूरा एक सर्कल इसने ट्रेवल किया है, मतलब 360 डिग्री इसने ट्रेवल किया है, तो 360 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तभी हमने कहा था कि 415 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाए ये, कि अगर पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंगल था, 0 डिग्री एंगल था, इसका मतलब ये हुआ कि इसने चलना स्टार्ट किया था, तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो यही 0 डिग्री वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताएं कि सही है, फिर ये यहाँ पर रुका नहीं, मतलब एक चक्कर करने के बाद यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि और आगे गया और यहाँ पर जाकर के रुका 90 वाले पर, जो पहले क्या था, 90 था। तो अब कितना इसने ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री ये पहले था और 360 डिग्री ये कंप्लीट कर चुका है, मतलब एक सर्किल ये ट्रेवल कर चुका है, तो 90 डिग्री में हम क्या प्लस कर देंगे, 360 डिग्री प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 450 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 450 डिग्री ट्रेवल कर गया। गौर से सुनिएगा इस बात को कि अगर इसने एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, एक रोटेशन कंप्लीट कर ली, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये किस पर आया, 90 डिग्री पर आया, तो कितना ट्रेवल कर गया, ये 450 डिग्री ट्रेवल कर गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक सर्किल को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्वाड्रेंट ये वाला है आपके पास, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है 1 से, रोमन 1 से, दूसरा इस तरफ है, और आप जाएंगे कैसे, आप जाएंगे इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब भी आप जो है वो क्वाड्रेंट्स डिसाइड करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस समझ में आ गया, वाई एक्सिस समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया हुआ है कि हमने यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको दोनों एंगल्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री, और जो है वो फिर इसको मैंने लिखा हुआ है 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, डिग्रीज में भी मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर, और रेडियन में भी किया हुआ है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है, पाई/2 के। 180 डिग्री है, रेडियन में किसके बराबर होगा, पाए के। ठीक है, 270 डिग्री है, यहाँ पर किसके बराबर होगा, 3 पाई/2 के, और जब 360 डिग्री हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के। समझ में आ गई ना बात, तो यानी रेडियन में पूछा जाए या डिग्री में पूछा जाए, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर किस पॉइंट पर कितना एंगल होगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन? सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसको। सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके जो क्वाड्रेंट्स हैं, शाजील, सही है, हाँ भाई, इनके जो क्वाड्रेंट्स है वो बताने हैं, यानी ये जो एंगल है ना, इन एंगल के हमें बताने कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास लिखा हुआ है 8 पाई/5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले कि 8 पाई/5 होता कितना है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8 पाई/5, ठीक है, तो 8 जो है, अब पाई की वैल्यू कितनी है, मतलब पाई रेडियन जो है, पाई पाई रेडियन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पाई का मतलब 3.142 नहीं है, बल्कि पाई का मतलब पाई रेडियन है। तो पाई को हमें पता है हम किसके बराबर मानते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर मानते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 5। इसको समझिएगा गौर से कि भाई हमने पाई की जगह पर क्या लिख दिया, 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, 180 डिग्री क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आपके पास हो जाएगा, हमने 8 की जगह पर 8 को ऐसे रखा, और पाई की जगह पर कितना पुट कर दिया, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि भाई वी नो दैट पाई बराबर है किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, और ये पाए मतलब ये सिर्फ पाए नहीं है, बल्कि ये कितना है, पाए रेडियन है, मतलब ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। और आपको पता है एक्चुअल वैल्यू जो होती है पाए की, वो कितनी होती है हमारे पास, 3.142 होती है, जिसको आप बोलेंगे 3.14159। तो ये पाए रेडियन की बात करेंगे, पाए रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने पाए को रिप्लेस कर दिया किससे, 180 डिग्री से, क्योंकि हम डिग्री की रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहे हैं, डिग्री में कितना बनेगा। ठीक है, नाउ अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
पहले इसको हम कैंसिलेशन करवा देते हैं, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और 5 के टेबल में 18 नहीं आता, बल्कि कितना आएगा, 15 आएगा। 18 से कम कितना आएगा, 15 किस पर आएगा, 3 पर आएगा। तो 5 3 ज़ा 15, ये 3 यहाँ पर चला गया, कितना हो गया, 30, यानी 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, 8 × 36 बचा। तो अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कितना आ रहा है, 8 × 36 कितना आएगा। 36 को जब आप 8 से करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं रफ में, 30 को 8 से करते हैं, 8 6 ज़ा 48, 4 यहाँ पर चला गया, 8 3 ज़ा 24, 28, 288 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 288 डिग्री आ रहा है। अब इस 288 डिग्री के बारे में हमें बताना है कि 288 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो चलते हैं जरा यहाँ पर, ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है देखें, यहाँ तक आप चले तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी वाई पर आप आए 90 डिग्री, यहाँ पर आप आए तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, 270, 270 कहाँ पर है, हमारे पास नेगेटिव वाई पर है, ठीक है। और हमारा जो एंगल आया वहाँ पर कितना है, 288 आया है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो आपके पास एंगल आया है 288, वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा कौन से वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर 270 के बाद से शुरू होंगे ना वाई, जब आप इससे आगे चलेंगे, ये इस पॉइंट पर कितना है, ये पॉइंट आपका कितना है, 270 डिग्री का है, ठीक है। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे तभी तो आप 360 ट्रैवल करेंगे टोटल। तो 270 के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल आता है 280, यहाँ पर आता है 290, यहाँ पर आता है 300, यहाँ पर 310, 320, 330, इस तरीके से 360 आप ट्रैवल कर जाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि 270 से अगर ज़्यादा है तो ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे तरफ, उसके बाद है फिर 75 डिग्री। अब तो ये सिंपल डिग्री में लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको बता दें 75 डिग्री कहाँ पर आएगा। चलते हैं पीछे की तरफ, देखें 75 डिग्री कहाँ पर आएगा। तो हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद आप 90 ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि 75 डिग्री कहाँ पर आ रहा होगा, सारे इन दोनों के दरमियान में आएगा, 0 90 के दरमियान में यहाँ पर आ रहा होगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है माइनस का एंगल है, ठीक है। पहले तो आप क्या करें कि इस 818 डिग्री को देखें कि 818 डिग्री है, दूसरा ये माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के एंगल जनरेट होते हैं। अगर आप पीछे एक सर्किल ड्रॉ करें यहाँ पर, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मैं ये एंगल्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ये कुछ एंगल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इतना चला, ठीक है, ये थीटा मेरे पास है, मैं ट्रेवल कर गया यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो मेरे एंगल किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब ये होगा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो कहलाएगा नेगेटिव थीटा। यानी अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव में ये वाला कितना होगा, 90 का, ठीक है। ये हो गया -90, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया -90, यानी उल्टे हो जाएंगे एंगल जो है ना, वो इन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका माइनस का 270 डिग्री, ये हो जाएगा आपका माइनस का 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस का 360 डिग्री। अब उसके बाद फिर आप जब चलेंगे एक सर्किल कंप्लीट करके आएंगे तो यही माइनस वाला 360 डिग्री दोबारा कितना हो जाएगा, माइनस का 720 डिग्री, सही है ना। 360 के बाद आपने क्या किया, एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, तो 360 को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दिया, तो ये कितना हो गया, माइनस का 720 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास वहां पर कितना है, वहां पर है 818। तो आप जरा इस 818 को माइनस करें 720 में से, ठीक है। जब आप 818 को माइनस करेंगे 720 में से, तो ये आ गया आपके पास 8, ये हो गया आपका 11, 11 में से 2 माइनस किया आपने, कितने बचेगा 9, ठीक है। और 98, इसका मतलब ये हो गया 98 जनरेट हो रहा है। तो 720 के बाद जब आप यहाँ से 720 से यहाँ चले, ठीक है, 90 तक पहुंचे, तो 720 आप प्लस करवा देंगे 90 में, कितना हो जाएगा ये, 810 डिग्री हो जाएगा माइनस का, सही है ना। सिंपली क्या करवाना है आपने, 360 प्लस करवाना है बस, सही है। तो 360 प्लस करवाते जाएंगे तो आपको इसी पॉइंट पर डिफरेंट एंगल यानी इसी के को टर्मिनल एंगल मिलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 810 हो गया, हमारे पास कितना है 818। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला इससे भी आगे आ रहा होगा। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप नेगेटिवली जा रहे हैं तो क्वाड्रेंट सेम रहेंगे, सिर्फ क्या हो जाएंगे, एंगल्स इन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब की बार ये जो आपके पास 818 है, यानी माइनस का 818 डिग्री है, ये कहाँ पर आ रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसको ऐसे समझे ना यार कि
अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो भाई इसको ऐसे समझें आप कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो जर्नल एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल, डिफरेंट पॉइंट पर वो क्या क्या है। इस पॉइंट पर आपके पास जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। इधर कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी जीरो से आप चलना शुरू किए तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ 10, यहाँ पर हुआ 20, यहाँ पर हुआ 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर 90। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद 90 से चले आगे बढ़े 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और फिर 180। तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 70, ये हो गया 270 डिग्री। फिर उसके बाद 280, 290, 300, 10, 20, 30, 40, 50 और फिर 60, यानी 0 डिग्री वाला ही जो हो जाएगा एक रोटेशन के बाद कितना होगा, 360। अब आप 360 से दोबारा आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 370, 380, 390, 400, 410, 20, 30, 40 और फिर 50, यानी 90 के बाद जब आप एक रोटेशन के बाद घूम के आएंगे तो कितना ट्रैवल हो गया, 450 डिग्री, यानी 450 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े तो 460, 470, 480, 490, 500, 510, 20, 30, 40 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो इसका को टर्मिनल आएगा इसी पॉइंट पर वो कितना आएगा, 540। ये जो मैं डैश बना के इसी के बराबर में एंगल लिख रहा हूँ, ये बेसिकली एक रोटेशन के बाद के एंगल है, ठीक है। उसके बाद फिर 550, 560, 570, 580, 590, 600, 10, 20 और फिर 30 आ जाएगा, 630 आ जाएगा। सही है, ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे। जब आपने रोटेशन नहीं की थी तो एंगल क्या थे, 0, 90, 180 और 270 और फिर 360। जब आप एक रोटेशन कर गए तो फिर क्या हो जाएगा, 360, 450, 540 और फिर 630। अगर आप दो रोटेशन कर गए तो फिर और एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब हर रोटेशन के बाद एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके उसी पॉइंट के चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आपके पास है 1090 डिग्री। 1090 डिग्री, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल बनाया हुआ है, ये आपको हेल्प करेगा 1090 डिग्री के लिए। ये वाला सर्किल हमारे पास ये रहा, ठीक है। 1090 डिग्री, यहाँ पर मैंने इसी के बहुत सारे क्वार्टर में एंगल निकाले हैं कि 0 डिग्री होगा, इसी पॉइंट पर 360 डिग्री आएगा, इसी पॉइंट पर 720 डिग्री आएगा, इसी पॉइंट पर कितना आएगा, 1080 आएगा, ठीक है। वो कितना था हमारे पास, वो है हमारे पास 1090 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 1080 आ रहा है तो 1090 कहाँ पर आएगा, इसके अगले पॉइंट पर आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लिख देंगे कि भाई ये लाई करेगा हमारे पास किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाई करेगा आपके पास, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद है आपके पास 7 पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे आप, 7 पाई बाय 6 को कैसे सॉल्व करेंगे आप, 7 के साथ आप लगा देंगे 180, पाई की जगह पर 180 और फिर 6 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 30 हो जाएगा ये, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो 7 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 30 से, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। बताएं ज़रा 210 कहाँ पर आएगा, चलते हैं पीछे की तरफ देखें। 210 कहाँ पर आएगा, तो 180 के बाद यहाँ पर 190 आएगा, यहाँ पर 200 आएगा, यहाँ पर 210 आएगा, 210 डिग्री आएगा। तो उसका मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस का 5 पाई बाय 4, इसको सॉल्व करते हैं। पहले माइनस के 5 को ऐसे रखा, पाई की जगह पर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया और डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको कैंसिलेशन करवा लेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 2 वहाँ चले गए तो 4 5 जा 20। माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 45 से, ठीक है। 45 को आपने 5 से करवाया तो ये हो गया आपके पास 90, 180 और फिर 235, माइनस का 235 डिग्री होगा, यही होगा ना, माइनस का 235। क्योंकि 45 45 कितना हो गया, 90, 90 90 कितना हो गया, 180 और 180 में आपने 45 प्लस करवाया तो 230, यानी माइनस का 235 आ रहा है। अब इस एंगल को कहाँ पर लाई करना चाहिए, चलते हैं पीछे की तरफ। देखिए, जाहिर है कि हमें यहाँ पर जाना है कैसे, क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव एंगल है ना, क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज में एंगल चेंज हो जाते हैं, यानी अगर ये आपके पास जीरो के बाद 90 ऊपर था तो अब की बार जो है वो 90 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 270 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 360 डिग्री। तो हमारे पास वहाँ पर कितना आया है, माइनस का 235 आया है। तो उसका मतलब ये हो गया कि माइनस का 235 कहाँ पर आएगा, जाहिर है कि 180 के बाद आएगा, इस तरफ आएगा, और 270 से पहले आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट के बाद ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, माइनस का 235 जो है वो लाया करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? ठीक है, गुड। बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा भाई,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये आपको एक अजीब गरीब सा ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा, या आप इसको एक शेप कह सकते हैं, सिंपल शेप नजर आ रही होगी आपको। ये शेप बनाई क्यों है, देखें यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली हुई है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये समझ लें आप, अब अगली जितनी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे उसमें आप इन्हीं के ही काम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना, तो हम फौरन से जहन में सवाल आता है, जैसे अक्सर मैं मैथ पढ़ा दूं, बच्चे कहते हैं सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये मैथ्स काम कहाँ पर आएगी, इसका कहाँ पर काम है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये सवाल आना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कहाँ पर होती है। तो उसको मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एक सपोज करें कि यार आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है और इसकी कुछ ना कुछ हाइट है, ठीक है। अब एक बंदा है कि जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है एक आदमी, और उसके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है का मतलब ये है कि बहुत ऊंची, फॉर एग्जाम्पल बुर्ज खलीफा है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। उसको वो क्या चाह रहा है कि यार मैं इसकी हाइट मालूम करके देखो यार इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अब वो क्या करे, क्या बिल्डिंग पर चढ़ के जो है वो कोई इंच टेप लेकर के जाए या कोई स्केल लेकर के जाए जिससे जो है वो इसकी हाइट मालूम करे, क्या करे। तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकता है। कैसे, सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब ये कि जब वो अपनी गर्दन को, जाहिर है कि अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको हाइट मालूम करनी है, तो सबसे पहले तो वो टॉप को देखेगा कि ये जो बिल्डिंग है ये खत्म कहाँ पर हो रही है, तो उसको टॉप यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो उसके लिए उसको अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो एलिवेट करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ देखेगा ये, ठीक है, अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि जब ये ऊपर की तरफ गर्दन को घुमा रहा है तो यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा इस पॉइंट से, और जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमें इस एंगल के बारे में पता चल जाए कि यार ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, और दो चीजें आपको और पता चल जाए, वो क्या, कि जाहिर है कि अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हुए तो ये वाला डिस्टेंस जो कि बी से लेकर इस सी पॉइंट तक है, यानी जो बिल्डिंग का कॉर्नर है, ये वाला बिल्डिंग का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से लेकर और जहां पर ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ तक का अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए, जो कि बहुत ईजी है निकालना, डिस्टेंस तो मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आता है 20 मीटर का, ठीक है। असल मुश्किल क्या है, हाइट मालूम करना, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो मालूम करना मुश्किल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, वो मालूम करना मुश्किल काम है, ठीक है। हमें ये मालूम करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड बाय यूजिंग सम थ्योरम्स। आपको थ्योरम्स याद होंगे, आपने जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे 9th क्लास में, कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अगर मुझे इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है सिर्फ यहाँ से पॉइंट सी पर खड़े हुए, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं एक स्टिक ले लूंगा अपने हाथ में, ठीक है, एक नॉर्मल स्टिक के जिसकी मुझे लेंथ पता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर डी और ई पे आपको एक स्टिक नजर आ रही होगी यहाँ पर से, ये मान लो कि एक स्टिक है, इसको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, और इसकी लेंथ मुझे पता है, क्या पता है, इसकी मुझे लेंथ पता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो मुझे पता है। ज़ाहिर है एक स्टिक अगर आपके पास है तो आप उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, कितने की होगी, ठीक है। तो आपको एक स्टिक पता है। अब आप क्या करेंगे, इस स्टिक को ऐसे प्लेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट प्लेस करेंगे जैसे मैंने प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इस स्टिक के टॉप पर देखेंगे, ये जो टॉप पॉइंट है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पर देखें। जैसे आपको याद होगा, आप जब वो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर वाले एक्सपेरिमेंट्स है, वॉल्यूम और हाइट वाले, तो उसमें आपको कहा जाता है अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस, और फिर सेंटर से आप देखते हैं, ठीक है। पैरेलक्स एरर वाले भी आपने किए होंगे, वन पेन मेथड, टू पेन मेथड। तो देखने का नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, इस पॉइंट को आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप इस पॉइंट को देखेंगे तो एक्चुअल में इस पॉइंट की लाइन में ही ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, पॉइंट ए। यानी पॉइंट डी को अगर आप देख रहे हैं तो पॉइंट डी की लाइन में क्या आ रहा होगा, पॉइंट ए। यानी हाइट आ रही होगी किसकी, बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो आपको आ रहा होगा नजर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको सिर्फ इस वाली स्ट्रिक की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो जो क्या पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ एक्स है, सही है। पॉइंट ई से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, सही है। ये दो चीजें आपको पता है। अब हुआ क्या, जब मैंने स्टिक को प्लेस कर दिया तो आप देखें यहां पर स्टिक को प्लेस करने से एक ट्रायंगल जनरेट हो गया, और वो ट्रायंगल क्या जनरेट हो रहा है, डी ई और सी का ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। यानी ट्रायंगल जो है वो डी ई और सी का ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है आपको बात, कि यार एक ट्रायंगल हमने जनरेट कर लिया स्टिक को प्लेस करके, ट्रायंगल डी ई सी। और ये प्योर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपने स्टिक को जो है वो परपेंडिकुलर प्लेस किया है अपने डिस्टेंस के। यानी यहाँ पर देखिए आप 90 का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और फिर आप बड़े ट्रायंगल की तरफ जरा गौर करें। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी है। ये ट्रायंगल ए बी सी है आपका, सही है। कौन सा वाला, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका, और ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल है।
तो आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है और वो सिमिलर शेप्स वाले हैं, सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर साइज के हैं, तो उन दोनों की जो साइड्स होंगी या उन दोनों के जो साइड के रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये ए बी सी ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल शेप में और साइज में किसके, सॉरी, बिल्कुल शेप में किसके जैसा है, ट्रायंगल डी ई सी के जैसा है। यानी मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईसी के जैसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो साइड का रेशियो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है हमारे पास, जो ए बी साइड है, जी, जो ए बी साइड है, ए बी साइड कौन सी वाली है, जो कि एक्चुअल में बिल्डिंग की हाइट है। और मुझे क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। तो मैंने कहा कि यार सो अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, साइन कौन सा होता है, ये वाला जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सो अगर ए बी साइड है आपके पास, ए बी साइड एक्चुअल में क्या है, हाइट है, ए बी साइड क्या है, हाइट है, ठीक है। वो उसका जो रेशियो होगा वो किस साइड के बराबर होगा आपके पास, इस डी ई साइड के, डी ई मतलब जो आपकी जो स्ट्रिक आपने प्लेस करी है परपेंडिकुलरली उसके रेशियो के बराबर होगा। सेम ऐसे ही इक्वल लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो आपके पास वाई डिस्टेंस होगा, वाई डिस्टेंस कौन सा होगा, बी से लेकर सी तक का, जिसको मैंने 20 मीटर कहा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वाई डिस्टेंस होगा, ये बराबर होगा किसके रेशियो के, इस एक्स के डिस्टेंस के रेशियो के, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स होती हैं और उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सही है। नाउ अब ये जो ए बी साइड है हमारे पास, ये जो ए बी साइड है एक्चुअल में इसको मैंने क्या कहा हुआ है भाई, ये जो ए बी साइड है ये क्या है, हाइट आपके पास, इसको मैंने एच कहा हुआ है जो कि मुझे मालूम करनी है बिल्डिंग की। और जो डी ई साइड है हमारे पास जिसको मैंने एल कहा हुआ है, ये एल तो हमें ऑलरेडी मालूम होगी, नोन होगी, क्योंकि स्टिक की लेंथ तो आपको पता हो सकती है, बराबर है किसके, y अपॉन एक्स के। तो अगर मुझे h मालूम करना है यानी मुझे हाइट मालूम करना है तो मैं इस l को जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, l वहां चला जाएगा और y अपॉन एक्स आपके साथ ऐसे ही रहेगा। तो यानी ये आपके पास एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, h इज इक्वल टू एल और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। अब ये आपको बहुत मुश्किल बातें लग रही होंगी, यार ये क्या समझा रहे हैं सर, अजीब को चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये जब मैं आगे रेशोज की बात करूंगा तो ये बहुत सिंपल हो जाएंगे। अगर आपको बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है, h फॉर हाइट, तो आपको क्या पता होनी चाहिए, एल पता होना चाहिए, एल मतलब स्टिक की लेंथ, और वो पता हो सकती है स्टिक की लेंथ। आपको वाई पता होना चाहिए, वाई क्या है आपके पास, डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक का, और आपको डिस्टेंस भी पता हो सकता है, डिस्टेंस मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपको एक्स पता होना चाहिए, एक्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है आपके पास बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है। और ये जो एक्स है आपके पास ये ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस है या सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है आपके पास। ये दोनों डिस्टेंस मालूम किए जा सकते हैं। यानी सिंपली एक आदमी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसके लिए ये तीन चीजें मालूम करना बहुत आसान है, लेंथ मालूम करना स्ट्रिक की, डिस्टेंस मालूम करना ई से लेकर सी तक का, और डिस्टेंस मालूम करना बी से लेकर सी तक का, ठीक है। तो अगर उसको वो ये तीन चीजें पता चल जाए तो वो इस वाली इक्वेशन को यूज करके क्या मालूम कर सकता है, एच मालूम कर सकता है, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग मालूम कर सकता है। उसके लिए इसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब कोई स्केल कोई इंच टेप वगैरह की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन लगा करके क्या कर सकता है, इसकी जो हाइट है वो मालूम कर सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और यही सेम चीज़ जो है वो आगे जा करके आप 30.5 में जाकर के सॉल्व करेंगे भी। ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना, जो एक्सप्रेशन जनरेट किया है, सेम यही वाले काम आप ड्राइंग बना करके और ऐसे एक्सप्रेशन करके आप 30.5 में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अब ये एक्चुअल में था क्या, ये समझाने का मकसद ये था कि भाई हमारे पास अगर हम जस्ट एंगल की बात करें और हम एंगल को कांस्टेंट रखें, एंगल को क्या रखें, हम कांस्टेंट रखें। हमने देखो यहाँ पर थीटा तो चेंज नहीं किया ना, हमने कह रही है उसने जितना ऊपर देखा है उस एंगल को हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप थीटा को कांस्टेंट रखेंगे तो आपके पास होल ट्राइंगल में आप कहीं पर भी आप स्टिक को प्लेस कर दें, यानी आप ट्राइंगल कहीं से भी जो है बनाना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का ट्राइंगल बना लें आप इस ट्राइंगल को यहाँ से यहाँ तक काट दें, आप ट्राइंगल को यहाँ से यहाँ तक काट दें, यहाँ से यहाँ तक काट दें, लेकिन कहीं पर भी आप उसको ट्राइंगल को काट दें तो जो भी ट्राइंगल आएगा, भले ये छोटा वाला ट्राइंगल हो या ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो, जो आपके पास होल ट्राइंगल है, ये जो आपके पास होल ट्राइंगल है, ये पूरा वाला एबीसी ट्राइंगल है, आप इसकी बात करें या जस्ट आप ब्लू वाले ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, इनके जो रेशियोज होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कब कांस्टेंट रहेंगे, जब आप थीटा को कांस्टेंट करें, मतलब आप एंगल को चेंज नहीं कर रहे, तो इनके रेशियोज भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो एक मैथमेटिशियन ने क्या काम किया, ऐसे वो फारिग बैठे हुए थे और उनका नाम आपको पता है पाइथागोरस, उन्होंने क्या किया कि इन रेशियोज के साथ खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। किन रेशियोज के साथ, जो कि आपके पास उसने क्या किया कि यार उसको पता है, ये आपको मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में बताया था जब मैंने डेमो क्लास ली थी, कि एक ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं एंगल को कांस्टेंट रखूं तो मैं कितने तरीके से जो है वो इनके पॉसिबल रेशियोज निकाल सकता हूँ। और रेशियो का मतलब क्या होता है, दो साइड को जब आप कंपेयर करवा रहे होते हैं तो उसको आप रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपके पास एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है,
ये आपने ट्राइंगल जनरेट कर दिया, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। यहाँ पर मैंने कहा कि यार इसकी जो ये बेस है, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये है 2 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक जो है वो 3 सेंटीमीटर, और ए से लेकर सी तक कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार इनके मुझे साइड के रेशियोज मालूम करने, मतलब क्या मालूम करने कि मैं बीसी साइड को डिवाइड करवाना चाह रहा हूँ किससे, एसी साइड से। तो आप बोलेंगे सर सिंपली ये कि 2/4 करवा दें आप, ये रेशियो हो जाएगा, सिंपल रेशियो जनरेट हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप ए बी साइड को डिवाइड करवा दें किससे, ए सी साइड से डिवाइड करवा दें, तो ए बी साइड क्या है 3/, ए सी साइड क्या हो जाएगा 4, तो ये एक रेशियो आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं बात को कि रेशियोज डिफरेंट जनरेट किए जा सकते हैं। तो इन रेशियोज को हमने नाम दे दिया। नाम कैसे दे दिया, एक आपने नाम रख दिया साइन थीटा, इसकी पूरी जो स्पेलिंग होती है SINE, ठीक है, साइन थीटा। एक आपने नाम रख दिया कॉस थीटा, एक आपने नाम रख दिया टेंजेंट थीटा, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। नाउ ये जो एंगल्स है इनमें थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब थीटा कांस्टेंट रहेगा तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी आप डिफरेंट तरीके से इनके क्या मालूम कर सकते हैं, रेशियोज मालूम कर सकते हैं। कब मालूम कर सकते हैं, एक बार आपने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल दिया, फिर आपने एक बार बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल दिया, फिर एक बार आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल दिया। सवाल ये कि सर ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होते क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप इस थीटा की बात करें जिसको आपने कांस्टेंट किया हुआ है, यानी अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, एबीसी ट्रायंगल को, यहाँ पर एक थीटा बना हुआ है, ठीक है, सी के पास थीटा बना हुआ है, सही है। अगर आप इस थीटा की बात करें तो इस थीटा के अगर आप ऑपोजिट देख रहे हैं, मतलब सामने देख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो थीटा के ऑपोजिट, मतलब थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा, इसको आपने नाम दे दिया किसका, परपेंडिकुलर का, और इसको हम आसान जबान में हाइट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप थीटा के एडजेसेंट साइड की बात करें, एडजेसेंट कहते हैं बराबर वाली साइड को, मतलब थीटा के एडजेसेंट साइड को, ये वाली साइड को, इसको आपने नाम दे दिया, थीटा के एडजेसेंट साइड को आपने नाम दे दिया क्या, बेस का, ठीक है। और जो बच जाने वाली चीज होगी वो क्या होगी, आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका। और हाइपोटेन्यूज को पहचानने के दो तरीके मैंने बताए हुए कि एक ये हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट होगी। ये जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास, इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट होगी। एक तो ग्रेटेस्ट साइड होगी, ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर बेस 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों से ज्यादा होगी, मतलब 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, वगैरह वगैरह। दूसरा ये तरीका होता है इसको पहचानने का, ये हमेशा जो है वो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट होगी राइट एंगल के। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये देखिए राइट एंगल आपका यहाँ पर बना हुआ है बी पर, और इसके सामने क्या बना हुआ है आपके पास, हाइपोटेन्यूज बना हुआ है। तो ये पहचानने का तरीका होता है, हमने इनको नाम दे दिया डिफरेंट साइड को। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, एक को नाम दिया बेस का, एक को नाम दिया परपेंडिकुलर को, एक को नाम दिया हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। और उनको पहचानने के तरीके भी हमने निकाल दिए कि भाई बेस क्या होगी, कौन से वाले साइड को बेस बोलूंगा, कौन से वाले को परपेंडिकुलर बोलूंगा, और कौन से वाले को हाइपोटेन्यूज बोलूंगा, ये आपने याद रखने। अब इन रेशियो, इन साइड्स को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से डिवाइड करके देख लिया, और हमने टोटल 6 प्रोबेबिलिटीज जनरेट कर ली। मतलब क्या, एक बार आपने परपेंडिकुलर वाली साइड को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो आपके पास जो एंगल जनरेट होगा, जो आपका रेशियो जनरेट होगा, उसको आप बोलेंगे क्या, साइन थीटा। अगर आपने बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और को डिवाइड किया आपने बेस से, तो जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, टेन थीटा कहलाएगा, ठीक है। ये 3 बेसिक रेशियोज हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने क्या किया, अगर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा है, साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इनके इनवर्स भी पॉसिबल है। मतलब अगर मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया, कॉसेक थीटा रख दिया। अगर मैं इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले को उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बन जाएगा, उसको मैंने नया नाम रख दिया क्या, सेक थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा आपको, स्कॉट थीटा। समझ में आ गई बात, यानी आपके पास टोटल 6 रेशियोज जनरेट हो गए, साइन कॉस टेन, और फिर उन्हीं के ही इनवर्स, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, और टेन का इनवर्स कॉट, ठीक है। अब ये याद रखने का तरीका भी आप बना सकते हैं सिंपली, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये एक लाइन है सिंपल, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स टू प्रोड्यूस ब्यूटी। अगर आप ये एक लाइन याद रख लेते हैं तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आपके साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है, या डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें देखें आप, मैंने हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से बनाया हुआ है, और उसको एक अलग कलर से शो किया हुआ है। तो आपने अगर ये लाइन याद रख ली तो आपको फौरन से जो है वो क्लिक कर जाएगा कि साइन किसके बराबर होता है। देखिए ये जो एस रेड हुआ हुआ है, इस एस का मतलब क्या है, साइन है, ठीक है, बराबर होगा इस पी के, ये पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और रेशियो निकालें तो डिवाइड करवा देंगे, एच के, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यहां से सम पीपल हैव का मतलब क्या है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम ऐसे ही सी का मतलब क्या है, बोल्ड सी का मतलब क्या है, कॉस, इस बी का मतलब क्या है, बेस, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम ऐसे ही टी का मतलब क्या है, टेन, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या है, बेस।
तो ये जाएगा tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप ये लाइन याद रख लें तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे आपके साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, टेन किसके बराबर होता है, ठीक है। और जाहिर है कि कॉसेक किसके बराबर होगा, साइन का इन्वर्ट, साइन का इन्वर्ट मतलब साइन की वैल्यू को आप इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सेक किसके बराबर होगा, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। टेन कॉट किसके बराबर होगा, टेन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे आप। तो ये रेशियो निकालने का तरीका है। टोटल हमने 6 रेशियो जनरेट किया। हम और भी कर सकते थे लेकिन और प्रोबेबिलिटी हमें समझ में नहीं आई राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमने जस्ट ये 6 रेशियोज तक बात रखी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन और उन्हीं के ही इनवर्स कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आगे ये हमारे पास कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, यानी कॉसेक थीटा जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, वो किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, हमें पता है ये वाली बात। सेक थीटा किसके बराबर है, वो कॉस का इनवर्स है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है किसके, वन अपॉन कॉस के। कॉट थीटा किसका इनवर्स है, टेन का इनवर्स है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है किसके, वन अपॉन टेन के। सेम ऐसे हमारे पास कुछ कोशेंट वाली आइडेंटिटीज है, यानी जब हमने रेशियोज को सॉल्व किया तो हमें पता ये चला है कि जो टेन थीटा की वैल्यू आती है, टेन थीटा के जो रेशियो की वैल्यू आती है बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है, डिवीजन है, यानी कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है, रेशियो है। यानी अगर आप साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू जनरेट होगी वो वैल्यू बराबर होगी किसके, टेन थीटा के। कैसे, देखिए आप अभी अभी मैंने बताया आपको कि टेन किसके बराबर होता है, टू प्रोड्यूस ब्यूटी, यहाँ से रखो टू प्रोड्यूस ब्यूटी, टेन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो टेन बराबर होगा आपके पास, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन टेन की जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए क्या ये सेम वैल्यू यहाँ से जनरेट होगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, तो साइन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे हो रहा है, कॉस थीटा से, कॉस किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। नाउ आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रखेगा, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। इसका मतलब ये इसकी भी वही आंसर आ रहा है जो हमारे पास किसका आंसर था, टेन। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। सेम ऐसे ही अगर टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है तो कॉट थीटा क्योंकि टेन का इन्वर्ट होता है तो ये कॉस अपॉन साइन के बराबर हो जाएगा। ये सारे रेशियोज जो है, ये सारी आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेंगी आगे वैल्यूज मालूम करने के। यहाँ पर देखें आगे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल क्या है, ये टेबल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि यार साइन की वैल्यू जीरो पर कितनी आएगी। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा। भाई साइंटिफिक की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर क्योंकि ज्यादातर नॉर्मली पेपर में स्टैंडर्ड एंगल्स आ रहे होते हैं। तो अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाए कि यार इस टेबल में जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे आती हैं, तो आप आराम से जो है वो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये कि आपको साइन थीटा की वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट, यानी पूरे छः के छः रेशो लिखे हुए हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये छह रेशोज मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ऊपर आपके पास मैंने स्टैंडर्ड एंगल लिखे हुए हैं, कौन कौन से, 0, 30, 45, 60 और 90, यानी वही एंगल लिखे हुए हैं जो राइट एंगल में बनते हैं, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब साइन की वैल्यू को आप याद रख लें, साइन थीटा की, यानी साइन थीटा की, साइन थीटा, थीटा का मतलब ये होता है कि अगर साइन में थीटा की जगह पर मैं पुट कर दूं कितना, जीरो, साइन में थीटा की जगह पर पुट कर दूं कितना, जीरो, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। या सही है, साइन थीटा की पहली वैल्यू है, मतलब थीटा की जगह पर अगर आप प्लेस करते हैं 0 डिग्री तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। साइन के थीटा की जगह पर अगर आप रख दें 30 डिग्री तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, जो कि बराबर होती है किसके, 0.5 के। सेम ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये होती है 1/√2 के, और इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.707 के। साइन में थीटा की जगह पर अगर रख दूं मैं 60 डिग्री तो ये बराबर होगा किसके, √3/2 के, जो कि बराबर होगा किसके, डेसिमल में 0.866 के। और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 के। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, जीरो, ये मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1। जीरो से लेकर 90 तक साइन की ये वैल्यू आती है, 0.5, 0.707, 0.866 और 1, यानी जीरो से इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइन की वैल्यूज चल रही हैं। सिर्फ आपको इन साइन की वैल्यूज को याद रखना है, बाकी तमाम वैल्यूज आप खुद मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। कैसे, अगर आपको साइन की वैल्यू याद रह गई तो आपको कॉस की वैल्यू, अच्छा इनमें से कोई एक वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, मतलब डेसिमल वाली याद रख लें या फ्रैक्शन वाली याद रख लें, वो आपका मसला है। 0.5 आप याद रख सकते हैं या 1/2 याद रख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, जो आपको आसान लगे। ऐसे आप ये याद रख लें या आप ये याद रख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप ये वाली याद रख लें या ये वाली याद रख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। जब आपको साइन की वैल्यू याद हो गई तो कॉस की वैल्यू निकालना इसलिए आसान है कि कॉस में उल्टे तरीके से इसकी वैल्यूज को लिखना शुरू कर दो, मतलब आप साइन में इस ऑर्डर में आए ना, साइन की वैल्यू को निकालने के लिए जीरो से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, तो कॉस में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस की 0 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी 1 वाली, जो कि साइन की 90 पर थी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो इन वैल्यूज को ऐसे लिखना शुरू कर दें, कॉस के लिए ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो कॉस थीटा की कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, अब देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है, 0.866 आ रहा है, 0.866 आ रहा है। 45 पर जा रहे सेम रहेगी 707, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके बाद। फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 0.5, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगी, ये 0। यानी साइन की अगर 0 डिग्री पर 0 वैल्यू होती है तो कॉस की 0 डिग्री पर कितनी होगी, 1 होगी। साइन की अगर 90 डिग्री पर 1 होती है तो कॉस की कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यानी उसी वैल्यू को आपने उल्टा करके लिख दिया। साइन की जो वैल्यू थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, 0 थी, फिर 0.5 हुई, फिर 0.707 हुई, फिर 0.866 हुई, उसके बाद फिर 1 हो गई। कॉस की वैल्यू इसी के बैकवर्ड काउंटिंग में शुरू हो जाएगी, यानी इसी का इन्वर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू पहली क्या है, सबसे इंक्रीजिंग है, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी साइन की, यानी 1। फिर उसके बाद 0.866, फिर उसके बाद 0.707, फिर उसके बाद 0.5, उसके बाद फिर 0। अब उसके बाद है टेंजेंट थीटा की। टेन थीटा आपने अभी देखा कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पर टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा अपॉन। तो आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवा दें यहाँ पर से। कैसे करवाएंगे डिवाइड, देखें ये मिटाना पड़ेगा मुझे इन वैल्यूज को। देखें, अगर मैं टेन 0 की वैल्यू मालूम करूं, टेन 0 डिग्री की, तो टेन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री के। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 हो जाएगा, और 0/1 कितना होता है, 0। इसका मतलब टेन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ में आई ना बात, कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो थीटा की जगह पर मैंने, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल होता है, थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट कर दिया। तो टेन 0 डिग्री हो गया, बराबर हो गया किसके, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री के। तो साइन अवर कॉस हो गया ये। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया 0/1, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। सही है। अब उसके बाद साइन 30 और कॉस 30, क्योंकि टेन 30 की अगर मैं बात करूँ, टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री के। सो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 0.5, यानी इसको अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 1/2 है, 1/2 डिवाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 0.86, यानी √3/2, फ्रैक्शन में √3/2। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, 2/√3 हो गया। तो 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो ये साइन सॉरी टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, 1/√3। इसका डेसिमल आप खुद ही निकाल लेंगे, सिंपल है, √3 की वैल्यू निकालेगा, उसको 1 से डिवाइड करवा देगा। उसके बाद फिर क्या है, टेन की 45 पर वैल्यू, टेन की 45 डिग्री पर वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री के डिवाइड बाय कॉस 45 डिग्री के। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, डिवाइडेड बाय कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। डिवीजन चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो √2 से √2 खत्म हो गया, इसका मतलब 1/1, यानी 1 बचेगा। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद कितनी है, 60 की वैल्यू निकालते हैं, टेन 60 की वैल्यू निकालते हैं। बस ये वाइंड अप करेंगे, क्लास हमारी खत्म होने वाली है। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी साइन 60 डिग्री के अपॉन कॉस 60 डिग्री के। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2, डिवाइड बाय कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो √3/2 और मल्टीप्लाई बाय 2/1। ठीक है ना, वैल्यू चेंज हो गई, 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो ये इसके आ गए √3। सेम ऐसे ही टेन 90 की वैल्यू कितनी है, टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो ये बराबर होगा साइन 90 डिग्री के अपॉन कॉस 90 डिग्री के। तो साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के, और कॉस 90 बराबर होगा 0 के। अच्छा ये याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, यानी अनडिफाइंड आंसर आता है इसका। यानी इस आंसर को आप मालूम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आ गई टेन की वैल्यूज। अब जाहिर है कि आपको पता है कि यार कॉसेक किसका इन्वर्स था, साइन का इन्वर्स था। तो जब कॉसेक साइन का इन्वर्स है, तो अगर मुझे कॉसेक की 0 डिग्री पर वैल्यू मालूम करनी हो, तो ये किसके बराबर होगा, 1/साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू। तो 1/साइन की 0 पर कितनी वैल्यू है, 0 है। तो इसका मतलब 1/0 किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी का। तो कॉस की पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात, तो ऐसे आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर कॉसेक की, कॉसेक थीटा की, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो ये जाएगा 1/साइन 30 डिग्री के। तो 1/साइन 30 का मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। तो ये 2 वहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा जस्ट 2।
यानी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज़ आपके लिए होमवर्क हैं। आप बाकी ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहती हुई हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं मालूम करी हैं, ये आप निकाल करके फिर मुझे ग्रुप पर शेयर करेंगे कि भाई इसके जो आंसर्स आए हैं वो क्या क्या है। ये वाली वैल्यू आपको सारी मालूम करनी है, रिमेनिंग है ये सारी। निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, सिंपल है। पहले अगर आप सिंपल जो ये दो चीज़ें ना ये याद रख लो, ये वाली रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और कोशेंट आइडेंटिटीज, तो बाकी जितनी रिमेनिंग वैल्यू मैंने अभी आपको निकालने को दी है होमवर्क में, सारी ऐसे ही निकलेंगी।